हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू क्लाउड अफेयर्स। आज है 16 मई 2020 और 16 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को हम डिस्कस करते हैं और साथ में ही हम डेली रिवीजन भी किया करते हैं अपनी न्यूज़ का। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी पहली मोटिवेशनल कोट के साथ। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लाइफ में बहुत अपसेट होते हैं और उस अपसेट के चलते हम दूसरों को बहुत कुछ कह दिया करते हैं और पूरे दिन उसी अपसेटनेस में अपना डे वेस्ट कर देते हैं। तो इससे होगा क्या, नुकसान सिर्फ आपका होगा, क्योंकि जब हम कोई काम पूरे मन लगाकर करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो बहुत बेनिफिशियरी होता है। लेकिन जब हम कोई काम गुस्से में करते हैं तो हमें पता है कि ना तो हम खुद ही उसमें एंजॉय कर पाते हैं और ना ही वो काम अच्छा होता है। तो ठीक ऐसा ही हमारी पढ़ाई है। अगर हम स्टडी में इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से बेनिफिशियल होगा, सक्सेसफुल जल्दी होंगे। लेकिन अगर हम अपनी जो पढ़ाई है उसे अच्छे से नहीं करेंगे, हम मन मार कर करेंगे, ये सोचते रहेंगे कि यार हमारे दोस्त तो इतना अच्छा एंजॉय कर रहे हैं और हमें पढ़ना पड़ रहा है, तो क्या होगा, आपके सक्सेसफुल बहुत देर में होंगे और लगभग ऐसे स्टूडेंट सक्सेस हो भी नहीं पाते हैं। तो पहले इसको जो स्टडी है इंटरेस्टिंग सोचिए, इंटरेस्टिंग बनाइए, उसके बाद अपनी पढ़ाई में लगिए ताकि जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो सके। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी पहली न्यूज़ से। तो आज की हमारी न्यूज़ है, पश्चिम बंगाल सरकार ने दो नई योजनाएं स्टार्ट की हैं। तो उसमें से एक का नाम है प्रोचेस्टा और दूसरी है स्नेहर पोरोस। तो देखिए, दोनों ही जो ये योजनाएं हैं वो कोविड-19 के इर्द गिर्द घूमती हैं, क्योंकि इस समय पूरे देश में क्या पूरे विश्व में यही चल रहा है, कोविड-19 वायरस। तो जितने भी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं वो सभी इसके इर्द गिर्द हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने जो प्रोचेस्टा नाम से और स्नेहर पोरोस नाम से जो दो ऐप लॉन्च की है उसके बारे में जानते हैं। तो यह उन सभी दिहाड़ी मजदूरों को दैनिक मजदूरी प्रदान करती है जिनकी आजीविका राष्ट्रीय तालाबंदी के कारण परेशान है। तो जो ये प्रोचेस्टा योजना है वो जितने भी हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं उन सभी की हेल्प करने के लिए चलाई गई है। साथ में जो स्नेहर परोस योजना है, इसका जो उद्देश्य है वो जो माइग्रेंट्स है, जो प्रवासी श्रमिक हैं, उनकी सहायता करना है जो देश में विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं। तो देखिए, योजना पश्चिम बंगाल की है। तो इस योजना को आवेदन हेतु 20 अप्रैल 2020 से स्टार्ट किया गया था और इसकी आवेदन की लास्ट डेट थी 3 मई 2020। तो जाहिर सी बात है कि यह योजना, दोनों ही योजना कोविड-19 के चलते मजदूर वर्ग की सहायता करने के लिए की गई है और इस योजना में 1000 रुपये प्रति आवेदक को मिलने वाले हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़ है हमारी, भारत ने राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। तो जो राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ हेल्थ मीटिंग हुई है उसमें हमारे जो केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल मिनिस्टर हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और कोविड-19 की वजह से जो ये मीटिंग हुई है ये पूरी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई है। तो इसकी थीम थी एक समन्वित राष्ट्रमंडल 2000 कोविड 2019 प्रतिक्रिया को वितरित करना, या इसके बारे में जो प्रतिक्रिया है उसे सब जगह फैलाना, उसे ठीक करने की ओर काम करना। तो सदस्य देशों ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अपने अनुभव और सबक साझा किए और इसी मीटिंग के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा अपने सुझाव प्रस्तुत किए गए। सुझाव क्या थे? सुझाव ये थे कि भारत ने आर्थिक सुधार का समर्थन करने के लिए अब तक 265 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आर्थिक पैकेजों की घोषणा कर दी है और भारत फिलहाल लॉकडाउन को कम करने के चरण में है। भारत सार्क देशों की बैठक बुलाकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में पार्टिसिपेट करने वाला पहला देश था और भारत ने लगभग 100 देशों को 250 किलोनॉन HCQ दवाई थी, वैक्सीन थी, उसको प्रदान किया है जिसकी तत्काल उन्हें आवश्यकता थी। तो यहाँ पर हर्षवर्धन जी ने अपनी जो भारत देश है, हमारा प्यारा देश, इसकी जो कार्यविधि है उन्हें दर्शाया है। तो हम याद रख सकते हैं कि ये मीटिंग हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, समर्थ योजना। जो समर्थ योजना है वो NIT कुरुक्षेत्र द्वारा स्टार्ट की गई है। समर्थ योजना, आइए जानते हैं समर्थ योजना के बारे में। तो समर्थ योजना क्या है? तो NIT ने समर्थ योजना लागू की है। यह मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के तहत संचालित एक उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया था। देखिए, ये एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है
इसका नाम समर्थ है। और इसका काम क्या है? इसका काम है अ, इसका काम क्या है? एक ऐसा मंच प्रदान करना जो सूचना प्रबंधन के माध्यम से उत्पादकता को मजबूत करने के लिए जानकारी प्रदान करे। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि किसके द्वारा से? सूचना प्रबंधन यानी आईटी सेक्टर के माध्यम से जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको इन्हेंस करने के लिए काम करेगा। और यह विभिन्न अध्ययन मॉड्यूल प्रदान करके जो बॉडीज हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको पूरा करता है। यह एक ओपन सोर्स आर्किटेक्चर है और एक स्वचालित सॉफ्टवेयर पर काम करता है। स्वचालित मतलब ऑटो वर्किंग, जो अपने आप, इसमें ह्यूमन की जरूरत नहीं होती। तो यह उस तरीके से काम करता है। तो इसे बनाया किसने है? इसे बनाया है एनआईटी ने। तो एनआईटी का नाम याद रखिएगा। और समर्थ योजना है क्या, ये याद रखिएगा। तो ये एक प्लेटफॉर्म है और ये एक स्वचालित सॉफ्टवेयर पर काम करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, संयुक्त राष्ट्र ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जारी की है। तो संयुक्त राष्ट्र यानी हमारा यूनियन के बारे में बात की जा रही है। इन्होंने अब हमारी एक रिपोर्ट जारी की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स। तो देखते हैं इस रिपोर्ट्स के अनुसार क्या कहा है यूएन ने। तो यूएन के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स जारी हुई है, रिपोर्ट्स के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था को 2020 में 3.2% तक कम हो जाएगी। जो हमारी वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो 3.2% कम हो जाएगी। यानी जीडीपी की बात हो रही है यहाँ पे जो वर्ल्ड लेवल पर। और विकसित देशों में जीडीपी की वृद्धि दर घटकर 0.5%। कि जो विकसित देश हैं वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, तो वो कोरोना वायरस से इतना इफेक्ट नहीं होंगे। तो वहाँ पर खाली 0.5% ही इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जो विकासशील देश हैं, अन्य देश, उनके कारण जो पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था है उसमें 3.2% का नुकसान होगा। तो आइए अब जानते हैं हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो भारत के विषय में रिपोर्ट कहती है कि 2018 में भारत की जो विकास दर वो 6.8% थी और 2019 में यह 4.1% थी। लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण जो जितना अव्यवस्था हो चुकी है उसके कारण 2020 में घटकर ये 1.2% हो जाएगी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस पैराडेमिक ने किस प्रकार से हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट किया है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स हैं उसमें काफ़ी कम जीडीपी बताई गई है। तो रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई है कि जो भारत की वृद्धि है वो 2021 में 5.5% तक बढ़ जाएगी। तो देखिए ये भी रिपोर्ट में एक अच्छा अनुमान लगाया गया है कि जो इंडिया है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना अच्छा डेवलप किया करेगा कि जो 2021 तक इंडिया की जो जीडीपी होगी वो 5.5% की रिकवरी के साथ आगे बढ़ेगी। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा फ्रेंड्स कि कितनी हमारी फिलहाल की बात की गई है और कितनी भविष्य में बात की गई है। और वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है वो भी धीरे धीरे 2021 तक पुनर्प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कोबास 6800। ये भारत की पहली स्वचालित परीक्षण मशीन है जो कोविड-19 से लड़ने के लिए समर्थ है। तो यह एक टेस्टिंग मशीन है, इंडिया की पहली स्वचालित, यानी इसे इंडिया में ही इन्वेंट किया गया है। तो इसका नाम है कोबोस 6800। तो जानते हैं इसके बारे में। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी ने कोबोस 6800 आरटी-पीसीआर मशीन राष्ट्र को समर्पित की है। ये मशीन पूरी तरह से स्वचालित है और एक उच्च आरटी-पीसीआर परीक्षण करती है। जो ये मशीन है वो देश की परीक्षण क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगी। इसे नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल दिल्ली में रखा गया है। कहाँ पर रखा गया है? नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल दिल्ली में रखा गया है। और जो ये मशीन है वो कोविड-19 के साथ साथ हेपेटाइटिस, सेक्लेमाइडिया, HIV, MTB, कैलामाइडिया, सीमीआई, निसेरिया आदि रोगों का भी पता लगा सकती है। तो इन सभी बीमारियों को याद नहीं रखना है फ्रेंड्स। फिलहाल तो कोविड-19 चल रहा है तो इसी के बारे में याद रखना है। और मशीन जो है ये उच्च मात्रा परीक्षण प्रदान करेगी, यानी हाई क्वालिटी टेस्टिंग प्रदान करेगी और 24 घंटे में 1200 नमूने के परीक्षण प्रदान कर सकती है। तो आप देखो यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा पावरफुल मशीन है कि जो एक दिन के अंदर 1200 नमूनों की जांच कर देगी। तो यहाँ से इसकी क्वालिटी साफ दिख रही है। तो ये मशीन है वो रोबोटिक्स के साथ सक्षम है।
इससे क्या होगा, तो दूरी वो कम बनी रहेगी क्योंकि सारा काम रोबोटिक्स के माध्यम से होगा, तो मनुष्यों से टच नहीं होगा। और जब ह्यूमन टच नहीं होगा तो सोशल डिस्टेंस बना रहेगा, जिससे क्या होगा कि इफेक्ट होने का असर कम है। इन किसी भी ह्यूमन का इन्फेक्ट होने का जो चांसेस है वो कम है, तो इसलिए ये पूरी तरह से फ़ायदेमंद है। और साथ ही ये स्वचालित मशीन है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़ है हमारी राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। तो एक राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम स्टार्ट हुआ है। ये स्टार्ट किया है हमारे एपिडा ने। एपिडा भी एक संस्था है जो जो जितना भी हमारे कृषि क्षेत्र में चीज़ें उगती हैं, उपजती हैं, तो उनको जो निर्यात किया जाता है तो उसको नियंत्रित करने वाली एक हमारी संस्था है एपिडा। तो इसी ने अभी वर्तमान समय में राइस एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक फोरम की स्थापना की है। आइए जानते हैं इसके बारे में। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों निर्यात संवर्धन विकास प्राधिकरण एपिडा, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट और डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तत्वाधान में चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक निकाय की स्थापना की, यानी एक बॉडी बनाई है। बॉडी बोलते हैं कोई संस्था को, तो इस संस्था का नाम रखा है REPF, यानी राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। तो चावल निर्यात संवर्धन मंच का गठन चावल के निर्यात के महत्व को देखते हुए किया गया है, और यह निर्यात में आने वाली सभी संभावनाओं और विविध मुद्दों को निहित किया गया है। जानते हैं अपिडा के बारे में। मैं वैसे बता चुका हूँ पहले इसके बारे में। ये कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है, जो भारत की सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत, तो यहाँ पे इसकी जो मिनिस्ट्री है वो याद रखिएगा कि किस मिनिस्ट्री के तहत ये हुआ है। तो जैसे हमने बताया था कि इसकी जो मिनिस्ट्री है वो याद रखनी जरूरी है। तो मिनिस्ट्री इसकी कौन सी है, हमारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है, यानी कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री। तो इसी के अंतर्गत ये काम करता है। तो यही थी न्यूज़ की सबसे ज़्यादा मेन यही है इसमें कि राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन जो फोरम है वो किसके तहत स्थापित किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। तो दिल्ली पुलिस को भारत का पहला थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर मिला है, जो सामाजिक दूरी को बढ़ावा देता है। तो आइए जानते हैं क्या है थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर। तो दिल्ली पुलिस ने फ्रंट लाइन योद्धा है, यानी कि जितने भी सामने से आकर इस कोरोना वायरस को रोकने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, जंग में लगे हुए हैं, उन्हीं को फ्रंट लाइन बोला जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस ने फ्रंट लाइन योद्धाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सामाजिक दूरी को लागू करने के लिए भारत का पहला थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है। भारतीय रोबोटिक्स समाधान के सहयोग से दिल्ली पुलिस द्वारा यह पहल शुरू की गई है, दिल्ली पुलिस द्वारा स्टार्ट की गई है। तो थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड केयर, यह उपकरण पुलिस कर्मियों को 10 से 15 मीटर की दूरी में बड़ी संख्या में लोगों के तापमान का पता लगाने में मदद करता है। यानी कि इसमें जो पुलिस है वो हमारे 10 से 15 मीटर दूर रहते हुए भी किसी व्यक्ति में जांच कर सकते हैं कि उसमें कोरोना के सिम्टम्स है या नहीं है। तो इस उपकरण के माध्यम से लाइव इमेजरी को एक केंद्रीकृत नियंत्रण केंद्र में भी भेजा जा सकता है। तो जो इसके बाद जो हमारे जो लाइव इंफॉर्मेशन पता चलेगी उसको हम डायरेक्ट एक सेंट्रल कंट्रोल अथॉरिटी है वहाँ पर भी भेज सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि थर्मल कोरोना कॉम्बैट ड्रोन है क्या। तो दिल्ली पुलिस ने एक ही स्टार्टअप के सहयोग से, तो ये एक थर्मल कोरोना कॉम्बैट ड्रोन है जो TCD भी लॉन्च किया है। TCD बोला जा रहा है, टी से थर्मल, C से कोरोना और D से कॉम्बैट। तो दिल्ली सरकार ने दो चीज़ लॉन्च की है, एक तो थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर है और दूसरा लॉन्च किया है थर्मल कोरोना कॉम्बैट ड्रोन। तो एक तो हेलमेट तो जो पुलिस के जो जवान हैं उनके लिए है, और साथ ही जो ड्रोन है, ये ड्रोन क्या है, तो ये ड्रोन एक डे दृष्टि कैमरे से सुसज्जित किया गया है जो कर्मियों की वास्तविक छवि देख सकते हैं। इसमें एक कीटाणुनाशक टैंक है। जब एक संदिग्ध व्यक्ति को आगे के परीक्षण के लिए ले जाया जाता है तब इस टैंक का प्रयोग उसके ऊपर जो स्प्रे है या सैनिटाइजर है उसे छिड़कने के लिए
किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। तो इवेंट बोल्ट मालवेयर। तो देखिए मालवेयर क्या होता है? मालवेयर होते हैं वायरसेस जो हमारे फ़ोन में घुसकर हमारी इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचा देते हैं। तो इस ये अभी वर्तमान समय में एक इवेंट बोल्ट मालवेयर के बारे में पता चला है, तो ये जानते हैं इसके बारे में। द कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑफ टीम यानी CERT ने इवेंट बोल्ट नामक एक नए मालवेयर के खिलाफ चेतावनी जारी की है। CERT के अनुसार जो मालवेयर है वो एंड्रॉयड फ़ोन उपयोगकर्ता से व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी चुराता है। देखा ये हमारी इतनी फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन है, जैसे हमारे इसमें ATM या UPI का जो नंबर है वो चीज़ें चुरा लेता है। तो इवेंटमेंट मालवेयर जो फैल रहा है वो ट्रोजन है। ट्रोजन एक वायरस ही है और यह पीड़ितों के कंप्यूटर या फ़ोन के जो ऑपरेटिंग सिस्टम पर चुपके से हमला कर देता है। तो ये वायरस है, इससे थोड़ा बचने की बात है। और ये नाम में रखिएगा कि ऐसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इवेंट बोल्ट है क्या। तो ये एक वायरस है। आइए जानते हैं CERT के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत प्रमाण पत्र से संचालित होता है ये CERT। यह भारत की एक नोडल एजेंसी है जो हैकिंग, साइबर सुरक्षा खतरों और फिशिंग आदि से संबंधित है। CERT भारत द्वारा हस्ताक्षरित संघाई सहयोग संगठन MOU में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। लगभग 7 देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये 7 देश हैं: ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, भारत और उज्बेकिस्तान। तो देखिए इसमें इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना ही है कि इवेंट बोल्ट आखिर है क्या और ये किसने इसके बारे में पता लगाया है। तो बस इतना ही याद रखिएगा, बाकी ये न्यूज़ जस्ट जनरल है, इसे एक हल्का सा पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करने के लिए किया गया है, अदरवाइज से कुछ रिलेशन इतना नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, बंगाली लेखक साहित्य अकेडमी के विजेता देवेश रॉय जी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए देवेश रॉय जी हमारे एक बहुत ही विद्वान बंगाली लेखक हैं जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो ये एक बंगाली लेखक हैं देवेश रॉय जिनका निधन हुआ है। इनका निधन देखिए निजी अस्पताल में हुआ है और इनको एक सीनियर हार्ट अटैक आया था, इसके कारण इनका निधन हुआ है। जन्म इनका 1936 में पंजाब में हुआ था और इन्हें जो अपने उपन्यास तिस्ता पियरे ब्रोटेंटो के लिए साहित्यिक अकेडमी पुरस्कार जीता था। तो यहाँ पे इस बुक का नाम थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी इनकी फिलहाल में डेथ हुई है। तो यहाँ से ही क्वेश्चन बन सकता है कि तिस्ता पिया ब्रिटेंटो बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ याद रखनी। तो देवेश रोय हैं, बंगाल से रिलेट करते हैं, एक लेखक हैं और साथ में ही इनकी बुक का नाम। इसके साथ इन्होंने और भी बुक्स लिखी हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। तो 15 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, यानी इंटरनेशनल लेवल पर ये परिवार दिवस मनाया गया है। तो देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी वो UN द्वारा की गई थी। UN ने 1994 में पहली बार मनाया था ये परिवार अंतर्राष्ट्रीय दिवस, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 1991 में जो हमारे देश में जो LPG रिफॉर्म्स आए थे, तो जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूँ। LPG रिफॉर्म्स में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो वैल्यू थी हमने वो स्थापित की थी। इसका मतलब सिर्फ इतना ही था कि जो 1991 में जो हमारी अर्थव्यवस्था ने एक नया मोड़ ले लिया था, तो इस नए मोड़ के अकॉर्डिंग जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो वैश्विक स्तर पर जुड़ी। उसमें जो प्राइवेट कंपनियां थी उनको बढ़ावा दिया और उनके लिए उदारवादी नियम बनाए गए थे। तो इसी की वजह से जो शहरी इलाकों में कंपनियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी, इंडस्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा नई नई लगी। तो इन इंडस्ट्रियों के लगने से जो गांव के जो लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा शहर की तरफ प्रवासित हुए। तो शहर की तरफ जाने से और गांव में जो लोग उनके बचे हुए थे उन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग ना खराब हो जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यह दिन मनाया जाता है। तो देखिए इसका सिर्फ मोटिव इतना सा है कि हम इस दिन जो संयुक्त फैमिली है उसकी जो क्या फ़ायदे हैं उसको महसूस कर सकें, तो इसीलिए मनाया जाता है। तो आप ये याद रख सकते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिवारों का मनाया गया है दिवस।
और इसमें जागरूकता बढ़ाने का काम है और सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रक्रियाओं के ज्ञान को बढ़ाने का अवसर प्रदान करना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। अब आया है नेक्स्ट न्यूज़ हमारी, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस, जो कि 15 मई को ही मनाया जाता है। तो जितनी भी हमारे देश में ऐसी ऐसी प्रजातियां हैं या फिर जीव जंतु हो चाहे पशु पक्षी हो, जिनका आने वाले समय में काफ़ी टाइम से उनकी संख्या कम होती जा रही है, और मोस्टली 40% जो हमारे ये एनिमल्स और बर्ड्स हैं या फिर वेजिटेबल्स हैं, जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, तो उसी दिन को याद रखने के लिए हम ये दिन मनाते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो भारत में लुप्तप्राय प्रजातियों और वन्य जीवों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिन 15 मई 2020 को पड़ा है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इस बार इस दिवस को ऑनलाइन ही मनाया गया है। तो देखिए, इस बार एक ये तो फ़ायदा हुआ कि ये ऑनलाइन मनाया गया है। तो आइए जानते हैं थोड़ा लुप्तप्राय प्रजातियों के बारे में। तो लुप्तप्राय प्रजातियों ने अपनी आबादी में अचानक तेजी से कमी या उनके महत्वपूर्ण निवास स्थान के नुकसान के कारण विलुप्त होने का खतरा है, और विलुप्त होने के खतरे का सामना करने वाले ये पौधे या जानवरों को लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो जो इसके लिए जो मतलब लुप्तप्राय प्रजातियों का अध्ययन करते हैं, उसे करते हैं IUCN, यानी कि प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेटिव नेशनल के बारे में। आइए जानते हैं इसके बारे में। इसका मुख्यालय है हमारा स्विट्जरलैंड में, और इसके राष्ट्रपति है हमारे जिनजेंग जांगजी। तो ये थी इसके बारे में न्यूज़। तो हमें याद रखना है कि कब मनाया जाता है ये लुप्तप्राय प्रजाति दिवस, और इससे पहले हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, दोनों ही एक ही दिन मनाए जाते हैं। तो ये थी आज की न्यूज़। अगर अच्छी लगी है तो इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और जो इस वीडियो का जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और थैंक यू फ्रेंड्स।